Hello, students. Welcome to the class of pharmacology and toxicology. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Today we are start your next chapter, that is hypnotics and sedatives. जैसे ही हम नाम के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये बात बता दें कि ये हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में जो ड्रग्स आ जाती हैं वो ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स होती हैं या डिजीज़ कह सकती हैं, उनको ठीक करने के लिए किया जाता है, उनके एक्शन को डिप्रेस करने के लिए किया जाता है। सीडेटिव एजेंट्स जो होते हैं, लिखा है यहाँ पे, सीडेटिव एजेंट्स रिड्यूस एंजाइटी और काम द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। सीडेटिव एजेंट्स का जो काम होता है, पेशेंट को बिना सुलाए उनको एंजाइटी उनका कम करना होता है। दैट इज़ जैसे कि फीलिंग होता है वरी का, चिंता करनी, कोई नर्वसनेस, कुछ ऐसे काम जो होने होते हैं उनके बारे में बार बार सोच के हम अपने आप को परेशान करते हैं, वो एक तरह के डिजीज़ के रूप में आ जाता है। तो उनको ठीक करने के लिए जो एजेंट्स हम यूज़ करते हैं वो उनको बोलते हैं सेडेटिव्स। ऑन द अदर हैंड हिप्नोटिक ड्रग्स प्रोड्यूस स्लीप। हिप्नोटिक ड्रग्स जो हम देते हैं वो सीवियर कंडीशंस में यूज़ करते हैं, जो सिडेटिव से आगे चले जाते हैं, सिडेटिव की डोज से आगे चले जाते हैं। तो उसमें पेशेंट्स को नींद की बहुत ज़रूरत होती है, तो हिप्नोटिक्स ड्रग्स उसके लिए दिए जाते हैं ताकि पेशेंट सो सके और अपना काम अच्छे से कर सके। वाइल लार्ज डोज ऑफ सेडेटिव्स प्रोड्यूसेस हिप्नोसिस दैट इज़ स्लीप। मतलब अगर हम सिडेटिव्स को ही लार्ज डोज में देने लग जाएं तो वो हिप्नोटिक का काम करेगा, हिप्नोटिक ड्रग्स का काम करेगा। अगर हम हिप्नोटिक्स को कम डोज में देंगे तो वो सिडेटिव का काम करेगा। ये दोनों का एक एक्शन है, अल्टरनेट एक्शन है। अगर हमारे पास सिडेटिव्स हैं तो हमें हिप्नोटिक्स का एक्शन चाहिए तो हम उसे लार्ज डोज में देंगे। अगर हमें हिप्नोटिक्स नहीं और सिडेटिव्स हैं तो हम हिप्नोटिक्स को कम डोज में देंगे। हिप्नोटिक्स इन लार्ज डोज कैन प्रोड्यूस एनेस्थेसिया। अगर हिप्नोटिक्स को हम लार्ज डोज में देते हैं तो वो एनेस्थेसिया का काम भी करता है। दैट इज़ अनकॉन्शियसनेस, बंदे को, पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस करने के लिए काम में लिया जा सकता है। Graded dose dependent depressions of central nervous system function is a characteristics of sedative hypnotics। मतलब कहा गया कि सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के जो ड्रग्स हैं वो एक एक्यूरेटेड डोज होती है जो देनी होती है हमें। अगर सिडेटिव्स को ना तो हम ज़्यादा डोज में दे सकते हैं और हिप्नोटिक्स को कम डोज में नहीं देते। तो ये ग्रेडेड डोज डिपेंडेंट इसलिए लिखा गया क्योंकि इसकी डोज जो होता है बहुत ही एक्यूरेटली और पूरे प्रिकॉशंस के साथ देनी पड़ती है। बार्बिट्रेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम आर यूज एज हिप्नोसिडेटिव्स। बार्बिट्रेट्स जो है सबसे मेजर ड्रग रहा है जो कि काफ़ी टाइम से लेकिन बार्बिट्रेट एज ए हिप्नोटिक और सिडेटिव दिया जाता है। बट दूसरे और जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स है जिनका सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा है वो आने की वजह से इसका यूज़ जो है कम हो गया है। Hypnosedatives can be broadly classified into two classifications, that is barbiturates and non-barbiturate hypnotics। फर्स्ट है बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स जो है फर्स्टली टाइम जो सबसे पहले एज ए सिडेटिव और हिप्नोटिक यूज़ किया गया था, ठीक है। तो फिर बाद में ये रिप्लेस हो गया बेंजोडाइजापीन से। Barbiturates are synthesized through a condensation reaction between malonic acid and urea। जिन दो ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से या कंडेंसेशन से ये मिलके बना है वो है मेलोनिक एसिड एंड यूरिया। आप इसका यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, यूरिया का भी स्ट्रक्चर है, मेलोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर दिया गया है, सिंथेसिस हुई है, इनकी कंडेंसेशन होकर ये बार्बिट्रेट एसिड निकला है और वाटर अलग रिलीज हुआ है। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बार्बिट्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। इनकी 3 क्लासिफिकेशन आ गई हैं यहाँ पे। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट टू इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन से हैं? थायोपेंटल, हेक्सोबार्बिटल, मैथोहेक्सिटल। शॉर्ट टू इंटरमीडिएट एक्शन में कौन से हैं? एमोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, सीकोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं?
फेनोबार्बिटोन एंड मेफोबार्बिटल। अब हम बार्बिचरेट्स की फार्माकोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पे बार्बिचरेट्स अपना जो एक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही शो करेंगे। ऑब्वियसली जब हमने स्टार्टिंग में ये बात की है कि सीडेटिव्स और हिप्नोटिक्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिजॉर्डर्स में काम करते हैं, वहाँ पे इनका यूज़ है। तो बार्बिचरेट हम एज ए हिप्नोटिक ड्रग लेके चल रहे हैं। तो बार्बिचरेट एक्सर्ट देयर प्राइमरी एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। They depress all the parts of CNS, but different regions of the brain vary in their sensitivity to barbiturates. बार्बिचरेट का काम क्या है? CNS पे काम कर ये सभी पार्ट्स पे जो हमारे ब्रेन के वहाँ पे एक्ट करने हैं, बट जो हमारे डिफरेंट पार्ट आ जाते हैं ब्रेन पे, वो जो अपना एक्शन टुवार्ड्स और ड्रग जो शो करते हैं वो वरी करता है। वो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कम एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ से जो ड्रग एंटर कर रही है, कहाँ पे कम कर रही है। तो ये वरी हो सकता है। वो अपना काम पूरे ब्रेन पे करेगा, बट जो अपना एक्शन है डिफरेंट पार्ट रीजन्स में हमारे ब्रेन की, वो वरी कर सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। द डोज or route of administration, type of barbiturate and the degree of CNS excitation determine the degree of depression due to barbiturates। जो बार्बिट्रेट के हम कितनी डोज दे रहे हैं, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दे रहे हैं, दैट इज़ ADME, मतलब वो इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, ऑरली ले रहा है, कैसे ले रहा है, वो किस टाइप का बार्बिट्रेट दे रहे हैं, कितनी एक्सटेंट में दे रहे हैं हम भी, वो एक्साइटेशन के तौर पे काम करेगा या इनहिबिटरी के तौर पे काम करेगा, उन सब पे डिपेंड करता है कि वो CNS को डिप्रेस कैसे करेगा। बार्बिट्रेट इंड्यूस स्लीप, बार्बिट्रेट से नींद आती है, दैट रिसेंबल नेचुरल स्लीप टू सम एक्सटेंट ओनली, जिससे ऐसे लगता है कि वो एक आम जैसे बंदा नॉर्मली सोता है वैसा है। दे डिप्रेस REM, बार्बिट्रेट से रैपिड आई मूवमेंट भी डिप्रेस होती है, जिसमें से प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, बट उसको दिख रहा होता है, बट जो प्यूपल्स है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। फेज ऑफ द नेचुरल स्लीप, जिससे द डिप्रेस REME, फेस ऑफ द नेचुरल स्लीप, नेचुरल स्लीप मतलब इससे ऐसे लगता है कि बंदा नॉर्मली नींद ले रहा है, कोई भी पेशेंट है। आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम बार्बिट्रेट इंड्यूस स्लीप देयर इज़ ए काइंड ऑफ हैंग ओवर, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हैंग ओवर हो गया। जब बार्बिट्रेट्स का अपना एक्शन शो करता है, उससे नींद आती है, उस डोज से जब उसके बाद उठता है उसके लगता है कि जैसे हैंग ओवर हो गया, ओवर अल्कोहल लेने से जैसे हैंग ओवर हो जाता है, तो लगता है कि जैसे हैंग ओवर हो गया। बार्बिट्रेट्स इन थेरापेटिक डोजेस डिप्रेस रेस्पिरेशन, सिंपल डोज में तो मतलब जब थेरापेटिक डोज में हम देते हैं, अगर ज़्यादा डोज में देना शुरू करते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट जो हमारी रेस्पिरेशन पे होता है, हमारे ऑक्सीजन पे होता है, तो ये रेस्पिरेशन पे इसका इफेक्ट होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, रेस्पिरेशन कम होने शुरू हो जाती है। विथ इंक्रीज डोज दे डिप्रेस फर्स्ट द न्यूरोजेनिक कंट्रोल फॉलोड बाय केमिकल, एंड इन टॉक्सिक डोज दे इवन अबॉलिश द हाइपोक्सिक ड्राइव ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम स्टार्ट करते हैं डोज इंक्रीज करना शुरू करते हैं बार्बिट्रेट का, तो सबसे पहले ये नर्वस सिस्टम, न्यूरोजेनिक कंट्रोल, दैट इज नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं उसको डिप्रेस करना शुरू करता है। उसके बाद इसका इफेक्ट शुरू होना जाता है, टॉक्सिक इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एबॉलिश द हाइपोक्सिक ड्राइव ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज मतलब कि ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती है हमारे टिश्यूज़ में, ठीक है, उसके उस पर इफेक्ट डालता है, जिसके साथ क्या पैरालिसिस की कंडीशन अक्कर हो जाती है, पैरालिसिस होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। बार्बिट्रेट exert effect on both excitatory and inhibitory synaptic transmission in the CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बार्बिट्रेट्स का जो इफेक्ट है, दो एक्साइटेटरी भी है, दैट इज एक्साइटेशन, हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करनी, पेशेंट के अंदर उसको उत्तेजना पैदा करनी होती है, एक्साइटेशन लेके आनी होती है। दूसरा इनहिबिटरी एक्शन, कोई भी एक्शन है उसको रोकना, वो काम होता है, ठीक है। दे पोटेंशिएट द गाबा रिसेप्टर मीडिएटेड क्लोराइड कंडक्शन। बार्बिट्रेट्स का क्या काम होता है, जो गाबा रिसेप्टर की पावर होती है उनको इंक्रीज करना होता है। गाबा रिसेप्टर का काम क्या होता है, क्लोराइड आयंस को रिलीज करना। दूसरा ये क्या करता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर जो जिनका काम होता है जो डीपोलाइजेशन के थ्रू होते हैं उनको डिक्रीज करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं बार्बिट्रेट एक्टिवेट इनहिबिटरी गाबा रिसेप्टर्स एंड इनहिबिटरी एक्साइटेटरी अमीनो एसिड रिसेप्टर्स इन देयर CNS डिप्रेसेंट एक्शन। नेक्स्ट आ गया इसका ADME, रूट एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और बार्बिट्रेट्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड
दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स टू वाइंग डिग्री। ये बार बार जो बारबिट्यूरेट्स हैं प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हट के बात करें तो मोस्ट बारबिट्यूरेट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल टिश्यूज, पूरे हर एक टिश्यूज में यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बारबिट्यूरेट्स जो लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। बट अगर लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट, अगर हम बारबिट्यूरेट्स को बहुत अमाउंट में ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, रेगुलर रिपीटिंग डोज में ले रहे हैं या एक्सेस डोज में ले रहे हैं, तो इनका इफेक्ट जो है थोड़ा सा साइड इफेक्ट शो करता है। जैसे कि यूरिन, कुछ तो ड्रग होता है कि अनचेंज होके मतलब एज इट इज़ मेटाबलाइज नहीं हुआ, यूरिन में निकल गया, ठीक है। कुछ ओवर डोज लेने से, रिपीट डोज लेने से उसका साइड इफेक्ट जो होता है लीवर पे शो होता है। लीवर पे क्या होता है, हम कह सकते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। लीवर माइक्रोसोमल ड्रग मेटाबलाइजिंग एंजाइम सच दैट इवन द ऑक्सीडेशन ऑफ बारबिट्यूरेट इटसेल्फ में बी आइसोलेटेड। लीवर में अनहेल्दी स्टेट आ जाती हैं, कंडीशंस आ जाती हैं। लीवर में टॉक्सिसिटी होनी शुरू हो जाती है, वो एक अनहेल्दी स्टेट होती है, हम लीवर की टॉक्सिसिटी कह सकते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि बारबिट्यूरेट खुद ही ऑक्सीडाइज होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज पर्टिकुलर सो विद द फेनोबार्बिटन इन विच केस टॉलरेंस डिवेल्प्स फास्ट। ये मोस्टली फेनोबार्बिटन के केसेस में ऐसा कहते भी कह रहे हैं कि होता है, क्योंकि जहाँ पे टॉलरेंस होती है, रेजिस्टेंस हो जाती है ड्रग की, बार बार लेने से रेजिस्टेंस होने शुरू हो जाती है, फिर वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट जो है दिखाना शुरू कर देता है। This property of barbiturate can cause undesirable drug-drug reactions when combined with some other drugs। ऐसे केसेस में अगर हम कुछ और कोई और ड्रग्स दे देते हैं तो उनकी आपस में रिएक्शन हो जाती है, जो कि अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स शो करने शुरू कर देता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वर्टिको, डायरिया, एक्साइटमेंट एंड रेस्टलेसनेस आर रिपोर्टेड विद बारबिट्यूरेट्स एज अ साइड इफेक्ट। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स बारबिट्यूरेट में कॉज लिवर डैमेज। जो हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट्स होते हैं उनमें बारबिट्यूरेट लिवर डैमेज करता है। इसका हमने ऊपर भी ऐसे ही पढ़ा है कि वो लिवर डैमेज करता है, तो इसका मेन साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं कि लिवर डैमेज करता है। एक्यूट बारबिट्यूरेट इंटॉक्सिकेशन, मतलब बारबिट्यूरेट का ओवरडोज टॉक्सिसिटी शो करता है, या नशा कह सकते हैं कि उसका नशा होने लग जाता है, एडिक्टेड हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग हो रही है, तो एक्यूट पॉइजनिंग ड्यू टू बारबिट्यूरेट इट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी। अगर पॉइजनिंग हो जाए, बारबिट्यूरेट ज़्यादा लेने से हमारे अंदर इंटॉक्सिकेशन स्टेट आ जाती है, तो हम उस स्टेट को कहेंगे मेडिकल एमरजेंसी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बारबिट्यूरेट ओवरडोज इज सुसाइडल पर्पस। तो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है, मेजर कह सकते हैं इसको, कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इससे बंदे को सुसाइडल की जो अंदर फीलिंग आने लग जाती है कि उसे को सुसाइड करना है, तो वो मेजर इसका साइड इफेक्ट है। इन एक्यूट पॉइजनिंग पेशेंट इज कॉमास्टोज्ड, मतलब कॉमा में चला जाता है, रेस्पिरेशन उसकी स्लो हो जाती है, साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस मतलब कि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में अंदर कम अमाउंट होने की वजह से स्किन की, साइनोसिस मतलब हमारे अंदर टिश्यूज़ में जब ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है हमारे अंदर, तो हमारी स्किन का जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है, डिसकलरेशन होनी शुरू हो जाती है। तो उसके साथ साइनोसिस होना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, तो एक शॉक लाइक कंडीशन होनी शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है विद वीक वेट रैपिड पल्स, रैपिड हमारी पल्स जो है वो वीक होने शुरू हो जाती है। हाइपोथर्मा और ऑब्जर्व्ड, हाइपोथर्मिया बॉडी टेम्परेचर जो है लो होना शुरू हो जाता है। ये भी एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है, जब बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए, पल्स कम होनी शुरू हो जाए, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अमाउंट कम होनी शुरू हो जाए, तो ये एक मेजर साइड इफेक्ट है, मेजर प्रॉब्लम है। पीपल्स आर कंस्ट्रिक्टेड बट रेक्टिव टू लाइट, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाती है, तो ये एक मेडिकल एमरजेंसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बारबिट्यूरेट, हम क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग इज ए मेजर मेडिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या होता है कि हमें रेस्पिरेशन को रेगुलर करना होता है, कि जो हमारे अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो कम हो गई होती है, उसको सही करना होता है। गैस्ट्रिक लैवेज में भी हेल्पफुल। गैस्ट्रिक लैवेज मतलब होता है कि जो भी हमारे अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको जल्दी से जल्दी स्टमक में से बाहर निकालना, दैट इज़ द टेक्निक होती है दैट एम टू एम्प्टी द स्टमक फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंसेज। हमारे अंदर जो भी पॉइजन है उसको बाहर निकालना।
In severe intoxication, circulatory collapse is a major threat, and norepinephrine or other symptomatic amines along with intravenous fluid may be infused to maintain the blood pressure. ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जो नॉरेपिनेफ्रिन हो गए, और उसके साथ जो हम साथ में देते हैं सिम्प्टोमेटिक अमाइंस हो गए, ठीक है, इंट्रावेनियसली दिए जाते हैं. इफ रेनल फंक्शन नॉर्मल, अगर रेनल फंक्शन नॉर्मल है, टायूरेसिस हो रहा है, अल्कलाइनेशन हो रही है यूरिन की, तो बारबिटरेट को हम बहुत ही जल्दी से और आसानी से उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं, थ्रू यूरिन बाहर निकाल सकते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इस पर्पज़ में दे सकते हैं. ठीक है, CNS स्टिमुलेंट्स आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आ गए जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ बारबिटरेट पॉइजनिंग, वो भी हम यहाँ पे ड्रग्स यूज़ करते हैं. तो बारबिटरेट्स के अंदर या और ड्रग्स कौन कौन सी प्रेपरेशन आ जाती हैं जो बारबिटरेट्स के अंदर आती हैं, इसकी और टाइप्स क्या जाती हैं. फर्स्ट प्रेपरेशन जैसे फेनोबारबिटन यूज एज अ सिडेटिव, डोज इसका मेंशन है 50 to 30 mg 4 times a day, एज एन एंटी कन्वर्जन ड्रग भी यूज़ करते हैं. सीकोबारबिटोल, डोज इसका 100 mg है, इंसोमनिया के लिए दिया जा रहा है. एमोबारबिटल सीडेटिव है, 20 to 30 mg 2 to 4 times a day. मेफोबारबिटल used in 30 to 40 mg per day as a sedative, और 400 to 600 mg जो इसका एज एंटी कन्वर्जेंट एजेंट हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेथोहेक्सिटल, यूज फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया. विद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड कार्डियक फंक्शन. पेंटोबारबिटोल सोडियम आ गया, इसका डोज 30 to 60 mg है, एज ए सेडेटिव यूज़ किया जाता है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है. ओके, थेरेपेटिक यूज़ आ गए, तो लॉन्ग एक्टिंग बारबिटरेट्स यूज एज ए एंटी कन्वर्जेंट इन ग्रैंड टाइप ऑफ एपिलेप्सी. सेकेंड है बारबिटरेट यूज इन इंट्रैक्टेबल इंसोमनिया, जो जिसको कंट्रोल करना काफ़ी हार्ड होता है. ठीक है, उसमें भी बारबिटरेट्स हम यूज़ करते हैं. हाउएवर देयर यूज एज ए सेडेटिव इज लिमिटेड, एज ए सेडेटिव कम है, बट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सेफ ड्रग्स, कुछ और ड्रग्स सेफर ड्रग्स जिसके सेफर में जो मार्जिन ज़्यादा है, इसलिए एज ए बारबिटरेट्स जो है कम यूज़ किया जाता है. टॉलरेंस टू बारबिटरेट इज रिपोर्टेड ऑन क्रोनिक केसेस. इसका हिप्नोटिक इफेक्ट भी है. ठीक है, फार्माकोडायनामिक टाइप ऑफ टॉलरेंस इज आल्सो रिपोर्टेड विद बारबिटरेट. फिजिकल डिपेंडेंस आ गया, इसका अपीयरेंस आ गया, विड्रॉल सिम्टम्स आर रिपोर्टेड ऑन सडनली स्टॉपिंग बारबिटरेट यूज. Physical dependence and appearance of withdrawal symptoms are reported in suddenly stopping barbiturate use. Drug interaction आ गया, barbiturate produce a large number of clinically significant drug interactions. CNS depressant, particularly alcohol, potentiate the depressant effect of barbiturates. CNS depression में हम जब हम अल्कोहल दे देते हैं बारबिटरेट के साथ, तो वो बारबिटरेट का जो डिप्रेशन इफेक्ट है उसको उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है. और दूसरी कॉमन इंट्रैक्शंस आ गई ड्यू टू जैसे हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स. देयर बाय बारबिटरेट स्टिमुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ वेराफिन, डाइक्यूमेरियोल, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, फेनिटोइन, डिजॉक्सिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. चिल्ड्रन रिसीविंग फेनोटोन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस सफ़र फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी. जो चिल्ड्रन फेनोबारबिटोन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिली है. अदर नॉन बारबिटरेट हिप्नोसिडेटिव्स कौन सा आ गए? सेकेंड क्लासिफिकेशन नॉन बारबिटरेट की थी. फर्स्ट आ गया क्लोरल हाइड्रेट, जनरल CNS डिप्रेसेंट है, अवेलेबल इन द कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल है, ऑरल प्रेपरेशंस भी हैं. 0.5 to 2 ग्राम डोज इसके इफेक्ट्स हैं. इसका साइड इफेक्ट आ जाता है जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है और एलर्जिक रिएक्शन. पैराएल्डिहाइड कलरलेस लिक्विड है. ठीक है, डिसएग्रीबल टेस्ट, टेस्ट अच्छा नहीं है. एक्शन जो है ऑरली क्विक है, बहुत जल्दी फास्ट एक्ट करते हैं. ऑरली दिया जाता है, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है ब्रोमाइड्स. ब्रोमाइड सिडेटिव है, एंटी कन्वर्जेंट भी है. इसका टॉक्सिक रिएक्शन जो है वो मतलब साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं स्किन रैश है, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन है. डोज है 3 to 5 mg. नेक्स्ट है मेथाक्लोन. मेथाक्लोन जो ड्रग है पॉपुलर ड्रग है एज ए हिप्नोसिडेटिव एक्शन. एंटी कन्वर्जेंट भी है, लोकल एनेस्थेटिक, एंटी स्पाज्मोटिक एंड एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी है इसकी, बट इसके मिस यूज़ होने की वजह से इसको बैन कर दिया गया है.
नेक्स्ट है बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन तो बारबिटूरेट का रिप्लेसमेंट है। अमंग द क्लास ऑफ एंटी एंजाइटी एजेंट्स, मतलब बेंजोडाइजामिन एज ए एंटी एंजाइटी एजेंट भी यूज़ किया जाता है। फ्लूरोजापाम, नाइट्राजापाम आल्सो यूज एज हिप्नोटिक्स। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये हैंग ओवर प्रोड्यूस शो करते हैं। अल्प्रेलाजोम्स बेंजोडाइजामिन में आ गया। अल्प्रेलाजोम आल्सो इफेक्टिव इन डोज 0.25 to 1 mg डोज दिया जाता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ दीज एजेंट्स आल्सो लीड फिजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, आगे दूसरे बेंजोडाइजापिन्स आगे जैसे ट्राइजेलोम्स, टाइमाजापाम, एस्टेलाजोम्स। ठीक है, नेक्स्ट है जोपिक्लोन, जेलिप्लोन, जोलपाइडोम। लास्ट में है मैप्रोबैमेट, has almost all properties of benzodiazepine but is less potent. It is not used anymore because of the problem of dependence. ये इसकी मैप्रोबामेट की एडिक्शन होने की वजह से ये अब आगे इसको बैन कर देगा, यूज़ नहीं करते। तो ये कुछ ड्रग्स थी जो नॉन बारबिटरेट में आ रही हैं। हमने बारबिटरेट्स की ड्रग्स भी देख ली हैं अब, और नॉन बारबिटरेट्स की भी ड्रग्स भी देख ली हैं। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।